नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य BST, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज हम ब्रांच अकाउंटिंग में जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है यानी आश्रित शाखाएं, उनमें लेखा करने की आश्रित शाखाओं की स्टॉक एवं देनदार पद्धति के संबंध में अध्ययन करेंगे। आश्रित शाखाओं की स्टॉक व देनदार पद्धति में जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है और कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, उसके संबंध में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जब शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो स्टॉक एवं देनदार पद्धति में प्रधान कार्यालय द्वारा जब शाखाओं को नकद विक्रय के अलावा माल को उधार बेचने का अधिकार भी दे दिया जाता है तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित व्यवहारों का लेखा स्टॉक व देनदार पद्धति से भी किया जा सकता है। देनदार पद्धति से हमने पहले लेखा करना सीखा था, जिसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे। अब यहाँ लागत मूल्य पर माल भेजने पर लेखा स्टॉक व देनदार पद्धति से भी किया जा सकता है। इंग्लिश में स्टॉक एंड डेब्टर्स मेथड इसको कहते हैं। यदि प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है तो इस पद्धति के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा संबंधी व्यवहारों के लेखांकन के लिए निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। पहला, शाखा एवं देनदार पद्धति से लेखा किया जाता है तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोला जाएगा, दूसरा है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट खोला जाएगा, तीसरा है ब्रांच डेटर्स अकाउंट खोला जाएगा, चौथा है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट खोला जाएगा और नंबर 5 है ब्रांच P&L अकाउंट खोला जाएगा। इन समस्त खातों में लेखांकन इस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट, शाखा स्टॉक खाता। यह खाता व्यापार खाते के समान होता है। जिस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उस प्रकार से ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बनाया जाएगा। इसके डेबिट पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक को लिखा जाएगा, शाखा को समय समय पर भेजा गया माल उसको लिखा जाएगा, देनदार द्वारा शाखा को वापस किया गया माल तथा क्रेडिट पक्ष पर नगद व उधार बिक्री, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को वापस किया गया माल और अंतिम स्टॉक प्रदर्शित किया जाएगा। यानी देनदारों द्वारा अगर शाखा को वापस माल भेजा जाता है तो उसको भी क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे और अंतिम स्टॉक को क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। इस खाते का शेष यदि क्रेडिट शेष है तो सकल लाभ होगा और यदि डेबिट शेष है तो सकल हानि होगी। और इस खाते के शेष को हम ब्रांच के P&L अकाउंट में स्थानांतरित कर देंगे। अब दूसरा है गुड्स सेंट टू ब्रांच, शाखा को भेजे गया माल खाता। जब प्रधान कार्यालय शाखा को माल भेजता है तो शाखा स्टॉक खाता डेबिट करता है तथा शाखा को भेजा गया माल खाता क्रेडिट करता है। यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। शाखा द्वारा माल वापस आने पर इसकी विपरीत प्रविष्टि की जाती है। यानी अगर कोई माल रिटर्न हो जाता है तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। व्यापारिक अवधि के अंत में इस खाते के शेष को प्रधान कार्यालय के व्यापारिक खाते यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब है शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, नंबर 3 पर है। इस खाते के डेबिट पक्ष में देनदारों का प्रारंभिक शेष, उनको उधार जो माल किया गया है बिक्री किया गया वो, और क्रेडिट पक्ष में देनदारों से प्राप्त रकम और उनके द्वारा लौटाया गया माल, उनको दी गई छूट व बट्टा तथा डूबत ऋण आदि के योग के रूप में व देनदारों का अंतिम शेष क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। अब आगे शाखाओं का खर्च खाता यानी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को जिन खर्चों का भुगतान किया जाता है उन खर्चों को इस खाते के प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा के जिन खर्चों का भुगतान किया जाता है उन खर्चों को इस खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है। इसके अलावा शाखा के देनदारों को दिया गया बट्टा, छूट, डूबत ऋण आदि को भी इस खाते के डेबिट पक्ष पर योग रूप में डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है। वर्ष के अंत में इस खाते का शेष लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
नंबर 3 है शाखा के लाभ हानि खाते में, किसके, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब है शाखा का लाभ हानि खाता। शाखा स्टॉक खाते से सकल लाभ या हानि को इस खाते में स्थानांतरित करते हैं। शाखा खर्च खाते के शेष को भी इस खाते में स्थानांतरित करते हैं। दोनों पक्षों का अंतर शाखा संबंधी शुद्ध लाभ या हानि को दिखाता है, जिससे सामान्य लाभ हानि खाते में यानी ब्रांच P&L अकाउंट का जो अंतर होगा, अगर ब्रांच P&L अकाउंट लाभ दिखाता है या हानि दिखाता है तो उसका अंतर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब है प्रदान कार्यालय की पुस्तकों में स्टॉक व देनदार पद्धति से लेखा करने के संबंध में कौन कौन सी प्रविष्टि की जाती है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, पहली है शाखा को माल भेजेंगे, तो पहले जो देनदार पद्धति थी उसमें ब्रांच अकाउंट डेबिट किया जाता था, यहाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट किया जाएगा। शाखा से माल अगर हेड ऑफिस को वापस आता था तो पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया जाता था और ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता था, यहाँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उधार माल बेचने पर, अगर उधार माल बेचेंगे तो यहाँ पे एंट्री होगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नगद माल बेचने पर कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और शाखा देनदारों से विक्रय वापसी होने पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और देनदारों से राशि प्राप्त होने पर कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। देनदारों को कोई बट्टा या छूट या देने पर डूबत ऋण होने पर एंट्री होगी ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यानी ब्रांच के डेटर्स को कम कर दिया जाएगा। शाखा व्ययों का भुगतान करने पर, शाखा के खर्चों का अगर कोई भुगतान किया जाता है तो ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। वर्ष के अंत में शाखा स्टॉक खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर लाभ होने पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच P&L अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हानि होने पर ब्रांच P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वर्ष के अंत में शाखा के व्यय खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर, शाखा के व्यय खाते का कोई शेष है तो उसके लिए ब्रांच P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। वर्ष के अंत में शाखा लाभ हानि खाते का शेष सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर ब्रांच P&L अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और हानि होने पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट और ब्रांच P&L अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, वर्ष के अंत में गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट को बंद करने पर, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट है उसको बंद करने पर हम क्या करते हैं, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेज या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ नोट में दी गई है, शाखा स्टॉक खाते व शाखा देनदार खाते के प्रारंभिक व अंतिम शेष के लिए अलग से प्रविष्टि नहीं की जाती। इन शेषों को सामान्य नियमानुसार संबंधित खाते में दिखाया जाता है। यहाँ इस देनदार स्टॉक व देनदार पद्धति में स्टॉक का प्रारंभिक और देनदार के प्रारंभिक और अंतिम शेष की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। सारांश में यहाँ हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट आपके सामने दे रहे हैं, सभी अकाउंट है उनमें जो जो एंट्री रिलेटेड है वो पोस्टिंग कर दी जाती है। जो एंट्री जिस खाते से संबंधित है, यहाँ आप देखेंगे कि ये आपको ब्रांच स्टॉक अकाउंट का परफॉर्मा बताया गया है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड जो जो एंट्री डेबिट, जिन एंट्रियों से ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ था उनको डेबिट साइड लिख दिया और जिन एंट्रियों से ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ था उनको क्रेडिट साइड लिख दिया। इसी प्रकार आप अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे कि हम गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वो हमने बना दिया और ब्रांच स्टॉक अकाउंट को बनाने के बाद में गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट है उसमें भी जो भी एंट्री है उनको हम लिख देंगे। ब्रांच डेटर्स अकाउंट है उसमें भी लिख देंगे और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है उसमें भी लिख देंगे। ब्रांच P&L अकाउंट है उसमें भी लिख देंगे और ब्रांच P&L अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत। अब हम आश्रित शाखाओं में लेखांकन की स्टॉक व देनदार पद्धति है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, इसके संबंध में एक एग्जाम्पल है वो अगले ई लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।